चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करेंगे इकाई 5 त्रिभुज, ये हम लोग का चैप्टर है और आज हम लोग इसमें हल करेंगे अभ्यास 5 है। तो अभ्यास 5 को हल करने से पहले ना हम लोग थोड़ा त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद इस अभ्यास को हम लोग हल कर देंगे। त्रिभुज चैप्टर का नाम है। तो देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज को कहते हैं ना एक ऐसी बंद आकृति है ना, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए तीन भुजाएं हैं, ठीक है, और साथ में बंद भी हैं, तो ये हम लोग का बना त्रिभुज, ठीक है। अभी यहीं अगर तीन भुजाएं रहती हैं इस तरह से अगर खुली रहती है ना, यहाँ पर अगर ये इससे नहीं मिला हुआ है तो इसको कहेंगे कि ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तीन भुजाएं भी होनी चाहिए और साथ में बंद भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज में तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो देखिए यह त्रिभुज हो गया, तीन भुजाएं होनी चाहिए और साथ में बंद भी होनी चाहिए, है ना। और देखिए त्रिभुज में होता क्या है, देखिए त्रिभुज में ना तीन भुजाएं होती हैं, इस तरह एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा होता है ना। और त्रिभुज में होता है तीन कोण, एक कोण, यहाँ पे दो कोण बना, यहाँ पे तीन कोण होता है ना। और साथ में तीन शीर्ष भी होता है ना। शीर्ष मतलब यहाँ पे कोना, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष होता है। तीन शीर्ष होता है त्रिभुज में और तीन कोण होता है और तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए और त्रिभुज को हम लोग लिख देते हैं, दूसरा में समझ लेते हैं। त्रिभुज देखिए भुजाओं के आधार पर ना तीन भागों में बांटा गया है ना। भुजाओं के आधार पर देखेंगे, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। बार बार से इसको समझ लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज और होता है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज ना, देखिए ऐसा त्रिभुज जिसमें ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी तो उसे कह देंगे समबाहु त्रिभुज है। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ दो सम हो और द्विबाहु है ना, दो भुजाएं बराबर हो। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो परंतु ये वाली अलग हो, ठीक है। मतलब कि कोई भी दो हो सकता है, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो और एक अलग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है और ठीक है, और तो यहाँ पर भी ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ अलग हो जाए, कुछ भी अलग हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हो जाए मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये हम लोग का बना समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे कुछ भी हम लोग लंबाई मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का यह एक है ना, तो सब 3 सेंटीमीटर का होता है। एक 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये भी 3 सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाता। अच्छा विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज ना जिसमें तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज रहेगा, जैसे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, कोई भी बराबर नहीं रहेगा। 2 सेंटीमीटर ये वाला बना अलग कुछ रहेगा, या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये चौथा मान लेते हैं इसको, जो तीसरी भुजा है ये होगा, मान लेते हैं कुछ अलग रहेगा, इन दोनों से तो अलग ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी भुजाएं अलग रहेंगी तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और सिर्फ दो भुजाएं बराबर रहेंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज, और बाकी तीनों भुजा अगर बराबर है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसको ना त्रिभुज को कोणों के हिसाब से भी नाम दिया गया है ना। देखिए इसमें हम लोग चलिए पहले लिख ही देते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। देखिए यह किस प्रकार से होता है, न्यून कोण त्रिभुज ना ऐसा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज के ना सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 0 से 90 अंश के बीच में। देखिए हम बना देते हैं इस तरह से, ऐसे ही आपको देखने पर भी लग रहा है कि यह 90 अंश से कम है ना, ये अभी 90 अंश से कम है, ये अभी 90 अंश से कम है, तो ये हम लोग का बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और देखिए अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण अधिक कोण हो जाए, ठीक है। अधिक कोण का मतलब, न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 और 90 अंश के बीच में रहेगा, 0 भी नहीं होना चाहिए और 90 अंश भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह होता है हम लोग का न्यून कोण, ठीक है। अच्छा अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण में आपको 90 अंश और 180 अंश के बीच में होना चाहिए, ठीक है। न 90 होना चाहिए न 180, इसके बीच में कुछ होना चाहिए, तो ये होता है हम लोग का अधिक कोण। तो यहाँ पर देखिए यह कुछ आपको
इस तरह चलिए हम पूरा बना देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने से पता चल जा रहा है कि 90 अंश रहता तो इस तरह कुछ रहता है ना, 90 अंश से अधिक है तो यह कुछ इस तरह से बना, बाकी यहाँ पे 2 न्यून कोण ही बनेगा ना। लेकिन इसको देखेंगे है ना, यह अधिक कोण है एक इसमें, तो यह हम लोग का बना अधिक कोण त्रिभुज। चलिए और देखिए समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यही बस एक कोण इसमें कितना हो जाएगा 90 अंश का, ये कोण बनेगा 90 अंश का, ठीक है 90 अंश हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे समकोण त्रिभुज। और देखिए और किसी त्रिभुज में ना सिर्फ एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे अधिक कोण बना तो सिर्फ एक ही कोण होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए हम बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के, चलिए यहाँ पर चौथा लिख देते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने दोनों भुजा 90 अंश का कर दिया, मतलब दो कोण आपने 90 अंश के बना दिए, यहाँ पर भी 90 अंश बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी 90 अंश आपने बना दिया, तो 90 180 अंश तो ये ऐसे ही हो गया, बाकी 90 अंश है इस तरह से और यहाँ पर भी 90 अंश है, तो ये आपस में कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, है ना, काटेगा ही नहीं, तो यह त्रिभुज ही नहीं बनेगा, इसे हमेशा खुली आकृति बन जाएगी। तो हम लोग का दोनों अगर आप 2 90 अंश का कोण बना देंगे ना तो यह मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा भी कम रहेगा तो कहीं ना कहीं जाकर जरूर मिलेगा, लेकिन पूरा 90 अंश का कोण नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ना चौथा हम लोग समझ लेते हैं कि कर्ण क्या होता है ना। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, हमेशा समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए कोई समकोण त्रिभुज हम बना दें, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में अधिकतम, है ना। देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, तो कोई त्रिभुज है एक 90 अंश का कोण बना, तो ये हम लोग का बना समकोण त्रिभुज ना, तो समकोण त्रिभुज बना। तो देखिए कर्ण क्या होता है, 90 अंश के जो सामने आपको भुजा दिख रही है ना, यही होता है हम लोग का कर्ण। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में नहीं, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए, पहले कोण 90 अंश रहे और 90 अंश है, तो 90 अंश के जो सामने वाला भुजा बन रहा है ना, यही होता है कर्ण। देखिए कर्ण की एक खासियत होती है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, शेष यह यहाँ पे एक भुजा यहाँ पर है, एक भुजा यहाँ पर है, 2 भुजा है ना, तो कर्ण आपको हमेशा सबसे बड़ा मिलेगा, सबसे बड़ी भुजा मिलेगा। अब आप चित्र घर पे बना के देख सकते हैं, है ना, कैसे भी बनाएंगे आप लोग, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक आपने इतना छोटा बनाया, एक यहाँ पे इतना बड़ा बना लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस 90 अंश का देखेंगे कोण है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको मिलाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि यह वाली जो भुजा है ना, इससे तो यह बड़ा है, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसको देखने पर ही लग रहा है। बाकी इस वाली भुजा को आप नापेंगे तो तभी भी यह वाली भुजा हमेशा बड़ी रहेगी, यह वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख भी देते हैं ना, ताकि याद रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5वां, समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए छठा लिख देते हैं, कर्ण जो कर्ण होता है कर्ण समकोण त्रिभुज में है ना सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और आगे हम लोग समझ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना, किसी समकोण त्रिभुज में, हमेशा समकोण त्रिभुज होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब समकोण मतलब एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग, ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए चलिए पहले इस बात को हम लोग लिख देते हैं ना, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग बोल सकते हैं, या फिर हमने आपको बता दिया है कि 90 अंश के जो सामने भुजा है उसी को कर्ण कहते हैं, है ना, कर्ण ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में या फिर कर्ण, है ना, कर्ण का वर्ग या फिर 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग, 90 अंश के सामने क्या है, कर्ण ही, तो हम लिख देते हैं कर्ण का वर्ग शेष दोनों
भुजाओं के वर्गों के है ना, वर्ग मतलब उसी का 2 बार गुणा रहेगा, ठीक है। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब हुआ कि ए, देखिए 90 अंश के सामने कौन है, कर्ण है। कर्ण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए शेष दोनों भुजा कौन बचा, एसी को छोड़ देंगे तो देखिए कौन सा बचा, ए बी बचा, ए बी है ना, ए बी प्लस बी सी बचा, है ना। देखिए यहाँ पर बोला है कि कर्ण का वर्ग ना शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग मतलब जोड़, ठीक है, योग के बराबर होता है, ठीक है। यही होता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर इस भुजा का ए बी सी दे दे, मान लेते हैं कि ए सेंटीमीटर का है, बी सेंटीमीटर का, इस तरह दे देना, मान लेते हैं इस तरह ए बी सी दे दिया ना, अगर भुजा का माप दे दिया, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो 90 अंश के सामने देखेंगे कर्ण यही है ना, तो इसका लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे, ए स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, है ना। 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यही होता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। और 8वां हम लोग समझ लेते हैं पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। देखिए तो पाइथागोरस त्रिक में आपको ना, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह आपको 2 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, 2 3 दे दिया और चलिए 5 दे दिया, इस तरह से मान लेते हैं 3 दे दिया ना, तो हम लोग देखेंगे कि यह सही दिया हुआ है कि नहीं, ये त्रिक है कि नहीं। मतलब देखिए जो यहाँ पे कर्ण भी आपको दिया हुआ है और यहाँ पे जो इसका ये वाली भुजा बन रहा है, मतलब शेष दोनों भुजाएं, कर्ण भी दिया हुआ है ये वाली और ये वाली, तीनों भुजाएं आपको इस तरह दिया रहेगा, तो हमको बताना रहेगा कि यह सही है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, देखिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होता है वही तो होता है कर्ण, तो देखिए हम लोग 5 को देखते ही जान जाएंगे कि यह कर्ण है, ठीक है। तो बाकी हम लोग यह फार्मूला जानते रहेंगे, है ना, कि अगर 5 का जब हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, तो यह किसके बराबर आना चाहिए, जो शेष दोनों बची हैं इनका वर्क करके जोड़ देना, तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, है ना, 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, LHS राइट हैंड साइड हम लोग करके हल कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे LHS को हमने हल किया तो ये 25 आ गया, तो राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 बना या 2 दूना 4 बना, तो जब हम 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 बन रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वर्ग हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 अंश के सामने जो भुजा बन रही है, ठीक है, उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे बराबर नहीं बना, यह बराबर नहीं होगा तो यह मतलब पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। और चलिए एक उदाहरण हम लेकर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं कि हम लोग का पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 है, तो यहाँ पे 5 यही हम लोग का कर्ण बन गया, ठीक है। तो इसका वर्ग है, 5 का वर्ग होता है 25, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं 5 का वर्ग लिखे हुए, तो यह बना 25, ठीक है। तो देख लेते हैं कि और जो इन दोनों 2 बची शेष भुजाएं, इनका वर्ग करके अगर जोड़ दें तो आ रहा है कि नहीं 25 के बराबर। देखिए तो 4 का वर्ग कर देंगे और प्लस 3 का वर्ग, है ना, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 और प्लस 3 3 9 मिलेगा। आप 16 में जब 9 जोड़ेंगे ना तो आपको 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर आएगा, ठीक है। तो यह बना हम लोग का पाइथागोरस त्रिक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कर्ण था उसका वर्ग कर दिया तो 25 आ गया, और जो शेष दोनों भुजाएं थी उसको हमने वर्ग करके जोड़ दिया ना, तो 25 के बराबर आ गया, ठीक है। तो दोनों LHS बराबर राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का सही बना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 5 को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, आकृति 5.17 में कोण B समकोण है, भुजा CA की माप होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, बाकी यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है ना 6 सेंटीमीटर, AB जो भुजा है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर, जो BC भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है। और देखिए कोण B हम लोग को यहाँ पर समकोण भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा को ज्ञात करना है, मतलब हम लोग कर्ण को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं, पहले वाले को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग ना यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं, इसी से हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है।
चलिए यहाँ पर इस त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, तो देखिए यहीं पर कोण बी पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसके जो सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो AC का वर्ग है ना, इस AC का वर्ग हमने लिख दिया, बाकी इन दोनों को आप लिख दीजिए। ठीक है, AC का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग है ना, BC भुजा का वर्ग प्लस यहाँ पर AB भुजा का वर्ग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए हमको AC ज्ञात करना है, तो यहाँ पे AC का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए और हम लोग का BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, 8 का वर्ग करेंगे। और यहाँ पर AB हम लोग को यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम लोग को दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 6 का वर्ग। ठीक है, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 8 का जब वर्ग करेंगे मतलब 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 64 होता है। ठीक है, और 6 6 का होता है 36 है ना। चलिए तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 64 में जब आप 36 जोड़ देंगे ना तो आपको 100 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए और देखिए AC का वर्ग हो जाएगा। देखिए और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग लिख सकते हैं, 10 गुणित 10 मतलब 100 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग यहाँ पर भी वर्ग यहाँ पर भी है, इस तरह समझ सकते हैं, या फिर वर्गमूल हम लोग निकालते हैं है ना। कोई भी चीज़ यहाँ पर स्क्वायर में रहता है मतलब 2 घात पे रहता है तो इधर जाता है तो कर्ण में आ जाता है ना, और कर्णी इससे गुणा करके समाप्त हो जाती है। ठीक है, कर्णी का मान होता है 1/2। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, तो जो ये यहाँ पे जो नीचे का चीज़ है ना आधार, यह भी तो बराबर होगा। देखिए बराबर ये भी है और यहाँ पे वर्ग है, 2 घात है तो यहाँ पर भी 2 घात है, बराबर तो है, तो यहाँ पे 2 घात तो यहाँ पे भी 2 घात, तो बराबर का चिन्ह है, तो ये भी जो आधार है इसका भी बराबर होगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अतः AC बराबर होगा 10। ठीक है, और जो मात्रक है वो मात्रक लिख दीजिए, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग का क्या होगा सेंटीमीटर में। और उत्तर हम लोग इसमें से देख लेंगे कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा सेकेंड वाला है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेकेंड बना हम लोग का 10 सेंटीमीटर, यही हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया आकृति 5.18 में ना, इसी में देखना है। ठीक है, में कोण A समकोण है, देखिए यहाँ पर समकोण दिया हुआ है। ठीक है, तो हो तो AB की माप होगी। चलिए AB देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है AB है ना, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हम लोग का 90 अंश का कोण A पर, तो इसके सामने जो भुजा है यही है ना, इसके सामने बना यही मतलब 13 सेंटीमीटर जो कर्ण है यही बना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल, हम लोग दूसरे वाले को करने वाले हैं। यहाँ पर भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, देख रहे हैं ना, यह इस भुजा के आपको माप दिया है, यहाँ पर इस भुजा का भी माप दिया हुआ है ना, जो यहाँ पर बन रहा है BC का भी माप दिया हुआ है, AC का भी माप दिया हुआ है, बस AB हम लोग को माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पर A वाला समकोण है ना, तो इसका जो सामने वाली भुजा कौन सा बना BC, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं BC का वर्ग। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर इसको भी लिख देंगे या फिर इसको जिसकी इच्छा करें आप उसको लिख सकते हैं। हम चलिए लिख देते हैं बराबर AB का वर्ग, इसको लिख दिए, फिर इसको लिख देते हैं AC है तो प्लस AC का वर्ग है ना। 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के एक बराबर होता है। तो हमने देखा कोण A के जो 90 अंश का है उसके सामने भुजा BC आ रही थी, तो हमने BC के हिसाब से लिख दिया है ना। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग का BC का वैल्यू ज्ञात दिया हुआ है। ठीक है, 13 का वर्ग जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर AB हम लोग को यही हम लोग को ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो इसको तो इसी तरह रहने दे रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए AC आपको दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 का वर्ग, जो भी हम लोग का उत्तर आएगा वो हम लोग को क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, जब आप 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आपको मिलेगा। ठीक है, बराबर AB का जब वर्ग करेंगे, AB का वर्ग तो इस तरह नहीं देंगे, बाकी 12 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 144। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सिर्फ हमको AB का वैल्यू प्राप्त करना है, तो सिर्फ इसको AB इधर हम लोग रहने देते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा, बराबर AB का वर्ग हो गया। और चलिए यहाँ से हम लोग 169 में से 144 आप घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे 9 है और 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा हम लोग का, और यहाँ पे 6 में से 2 चला जाएगा तो 6 में से 4 चला जाएगा तो आपको 2 बचेगा, और एक से विभाजित हो जाएगा मतलब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग का 25 बचा है। ठीक है, 169 में से हमने 144 घटाया तो आपको 25 मिला, बराबर AB का वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ठीक है, बराबर AB का वर्ग। तो देख रहे हैं ये भी बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, तो आधार जो है वो भी बराबर हो जाएगा, मतलब AB बराबर हमको कितना मिला 5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में दिया था ना, हाँ सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी हम लोग का सेंटीमीटर में आया। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही बना, यहाँ से हम लोग को थर्ड वाला ऑप्शन सही बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं उत्तर थर्ड 5
सेंटीमीटर। ये हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुज को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। इस तरह से हमको पहला दूसरा तीसरा करके ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह करके हम लोग को 4 आकृति दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा है, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहे हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा नहीं, जो यहाँ पर शेष दोनों भुजाओं उसमें से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा 10 है, ठीक है। तो हम लोगों को इसको ज्ञात करना है। तो चलिए, और यहाँ पर हम लोग को जो रिक्त स्थान है यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लोग को पहले वाला में भरना है कि जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, किसका स्क्वायर होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल। हम लोग तीसरे वाले को करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे त्रिभुज नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए हमें इस त्रिभुज को ही बना देते हैं। हम लोग के पहले वाले के लिए यही फिगर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रश्न हम लोग को है। चलिए पहले वाले को हम लोग पहले हल कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस देखिए इस तरह हो गया। देखिए 90 अंश का यही कोण बना है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण का वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यक्स का स्क्वायर है ना, कर्ण का जो स्क्वायर इसके भी वर्ग के बराबर होगा और प्लस 7 के भी वर्ग के। तो आपको देख रहे हैं ना प्रश्न में, आपको देखिए यही चीज़ दिया हुआ है, 4 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग। यही हम लोग भरेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं। पहला वाला था हम लोग को 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, यह तो दोनों था तो यही वाला बच जाएगा, तो यही हम लोग भर देंगे कितना, यक्स का स्क्वायर, ठीक है। यही भरा जाएगा हम लोग का, यही हम लोग का उत्तर बना। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले में हम लोग को ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को इस तरह से कुछ भरना है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। प्रमेय से ना, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगने के लिए बस यहाँ पे 90 अंश का कोण होना चाहिए, ठीक है। 90 अंश का कोण होगा और मतलब किसी त्रिभुज में बस 90 अंश का कोण रहेगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या है, ए है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ए का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ठीक है। बाकी इसको हम लोग देखिए प्रश्न के हिसाब से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमको देखिए क्या ज्ञात करना है। देखिए एक तरफ बराबर के इधर हम लोग को ए स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो है। देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, दूसरी भुजा का बस यही हम लोग का भरना था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं। देखिए 5 का वर्ग प्लस यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है, बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बराबर ए स्क्वायर मतलब बराबर के उधर तो सिर्फ ए स्क्वायर है, यहाँ पर इतना हम लोग को मिल गया और 5 का स्क्वायर यहाँ पे ले लिया है, तो एक 5 का स्क्वायर बच गया है, तो यहीं भरा जाएगा 5 का स्क्वायर। यही सेकंड वाले का हल हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। चलिए इसका भी हम लोग फिगर बना लें पहले। चलिए थर्ड वाले में हम लोग को दिया 13 स्क्वायर ऋण 7 का स्क्वायर, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 13 का स्क्वायर ऋण 7 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पे हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिगर हम लोग को यहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। देखिए 90 अंश यही है, 90 अंश के सामने भुजा 13 है, 13 का वर्ग यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 90 अंश के सामने भुजा यही है, कर्ण है, तो इसका वर्ग ना शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब 7 का स्क्वायर, इसके अलावा क्या बचा, 7 बचा और यहाँ पे पी बचा, तो 7 का वर्ग हो गया प्लस पी का वर्ग हो गया। यहाँ पर हम लोग को 13 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर लिखना है ना। तो देखिए 13 का स्क्वायर तो है ही, प्लस में ये इधर है, तो इसको हम लोग इधर माइनस में कर दे रहे हैं। देखिए 13 का स्क्वायर है, कोई चीज़ बराबर के उधर रहता है ना, तो इधर लाते हैं तो हम लोग माइनस बन जाते हैं। चलिए यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर और बराबर उधर बचा पी स्क्वायर, ठीक है। तो यह कुछ इस प्रकार से हो गया। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पर लगा दिया, सामने का 90 अंश के सामने वाले भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। बाकी हम लोग को ये 13 का स्क्वायर ऋण 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो है लेकिन 7 का स्क्वायर हम लोग को बराबर के उधर है, तो प्लस बराबर के उधर रहता है, प्लस में तो उधर रहता है माइनस में, है ना। माइनस में रहता है तो प्लस में चला जाता है, गुणा में रहता है तो भागा में रहता है तो गुणा में आता है। तो यहाँ पे प्लस में था तो ये इधर आया तो माइनस हो गया, 13 का स्क्वायर ऋण 7 का स्क्वायर बना, ठीक है। और बराबर उधर सिर्फ पी का स्क्वायर बचा, है ना। तो यहीं पर हम लोग को भरा जाएगा पी का स्क्वायर। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे और इसका भी आकृति हम लोग बना लेते हैं। देखिए हम लोग को चौथा में भरना है वाई का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर ऋण और कुछ यहाँ पे भरना है, वाई का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वाई का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, यहाँ पे हम लोग को कुछ भरना है।
चलिए तो यहाँ पे जो फिगर था हमने उसको बना लिया। बाकी यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। देखिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यही 90 अंश है, 90 अंश के सामने हम लोग का भुजा 10 है, ठीक है, 10 का वर्ग और इस शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 का वर्ग और प्लस y का वर्ग, है ना। तो इस तरह से हो गया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इधर हम लोग को 10 का स्क्वायर और ऋण y का स्क्वायर एक तरफ लिखना है। देखिए तो यहाँ पर y का स्क्वायर है तो यहाँ पर जो प्लस में रहेगा उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 8 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर, ठीक है। एक तरफ सिर्फ y स्क्वायर चाहिए था तो यही इसी तरह से हमने लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो है ही, लेकिन ऋण देखिए 8 का स्क्वायर यही नहीं था, ठीक है। बाकी y स्क्वायर बराबर तो है ही, तो यही नहीं था तो इसको हम लोग लिख देते हैं 8 का स्क्वायर बरा जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है ना। तो चलिए ABC तो यही वाला कोण समकोण है, मतलब 90 अंश का कोण है। तो यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, है ना। तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे CA जो है यही हम लोग का कर्ण है, इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं हल पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर लेंगे। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए यहीं पर समकोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग, ठीक है। देखिए इसके सामने भुजा AC है ना, AC का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा AC, और इधर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, है ना, प्लस BC का वर्ग, यही होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो लेकिन हम लोग को देखिए AC का वर्ग तो हम लोग को यहाँ पे ज्ञात ही करना है, ठीक है। लेकिन AB का जो वैल्यू है दिया हुआ है, AB का वैल्यू कितना हम लोग को 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे BC जो है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मतलब 24 का हम लोग को वर्ग करना है, ठीक है। यहाँ पे 7 का वर्ग करना है। तो चलिए AC का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 7 का वर्ग होता है 7 7 49, ठीक है, प्लस और बाकी 24 का वर्ग करेंगे तो 557 होता है, ठीक है, 576 होता है, ठीक है। 24 का वर्ग 576, तो इस तरह से हमने लिख लिया। बाकी इसको और लिखते हैं। देखिए इसमें हम लोग जब जोड़ेंगे 9 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5, ठीक है। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में एक हम लोग को हासिल लग जाएगा 7 और एक हासिल 8 और 8 4 12 होता है, 12 को 2, ठीक है, और हाथ में लगा हम लोग को 1, ठीक है, और यहाँ पे 5 1 हासिल 6, 625 हो गया, है ना। AC का वर्ग बराबर 625, और 625 किसका वर्ग होता है, यह होता है हम लोग का 25 का वर्ग, है ना, 25 का वर्ग होता है। देखिए 25 में जब आप 25 का गुणा कर देंगे ना तो आपको 625 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, ठीक है, मतलब बराबर का चिन्ह है, और देखिए घात बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में था ना तो ये भी सेंटीमीटर में हम लोग का आएगा। यही हम लोग का उत्तर बना, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ABCD यहाँ पर एक हम लोग को आयत दिया हुआ है ना। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विकर्ण CA, ठीक है, विकर्ण मतलब यहाँ से भी D से भी बिंदु B से भी मिला देते तभी हम लोग का विकर्ण प्राप्त होता। यहाँ से A से C से मिला है तो यही हम लोग का विकर्ण है। यहाँ पर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। AB का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। AB जो है AB यहाँ पर वैल्यू इसका दिया हुआ है, इसका भुजा का माप दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को BC की लंबाई ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं BC यहीं से यहीं तक है, ठीक है। और बाकी देखिए हम लोग जानते हैं ना कि कोई आयत होता है ना तो उसका आमने सामने का सब भुजा बराबर होता है, ठीक है, साथ में समानांतर भी होता है, समानांतर होता है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वाला कोण 90 अंश, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, तो हम लोग को यही चाहिए। देखिए ये वाली भुजा तो हम लोग का कर्ण बन जाएगी, ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक भुजा, यहाँ पर एक भुजा, ये हम लोग का एक त्रिभुज बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। सब कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है आयत में। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हल 5वां वाले को, और चलिए जितना आवश्यकता है ना उतना हम यहाँ पे आकृति बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को देखिए इतना ये आवश्यकता था, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे ये वाला ज्ञात ही करना है BC, ठीक है, BC ज्ञात करना था। और यहाँ पे AC जो विकर्ण था उसको हमने 20 सेंटीमीटर बना लिया। यहाँ पे AB जो भुजा थी उसको था दिया था 16 सेंटीमीटर, इसको हमने बना लिया और इसको हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। देखिए क्या हो जाएगा, जो यहीं पर 90 अंश का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा का वर्ग है ना, मतलब AC का वर्ग, AC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग,
यह हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और देख रहे हैं कि इसका इसका वैल्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं हम, देखिए AC का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को ज्ञात करना है BC, तो यहाँ पर ये बना BC, ठीक है, इसी को ज्ञात करना है। तो चलिए AC का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का वर्ग, ठीक है। और AB हम लोग को दिया हुआ है 16 का वर्ग, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो चलिए यहाँ पर जब 20 का वर्ग आपको करेंगे तो हम लोग को 400 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 और डबल जीरो लग जाएगा 400। और जब हम लोग 16 का वर्ग करेंगे तो इसका मिलेगा 256, ठीक है, और प्लस BC का स्क्वायर। चलिए बाकी ये देखिए प्लस में है तो इधर ला देते हैं माइनस में, क्योंकि हम लोग को जिस चीज़ का वैल्यू ज्ञात करना रहता है ना, बराबर को उधर सिर्फ वही वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे BC का स्क्वायर हम लोग ज्ञात करना है तो इसको हम लोग एक तरफ रखेंगे, बाकी ये प्लस में है तो इधर भेज देंगे माइनस में, ठीक है। तो 400 में से हम लोग 256 घटा देंगे, यहाँ पर बचा BC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गया तो यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक हमने हासिल ले लिया है तो यहाँ पे 3 बचा है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 144, ठीक है, बराबर BC का वर्ग। और देखिए 144 किसका वर्ग होता है, या 12 में जब आप 12 का गुणा कर देंगे ना तो आपको मिलेगा 144, ठीक है, BC का स्क्वायर। तो मतलब आपको BC का वैल्यू मिला, BC का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 12 मिला। और यह सेंटीमीटर में रहा था, देख ले रहे हैं सेंटीमीटर में है सब, तो यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग का हल लग गया, यहाँ पे हम लोग का मिला 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो सब में कर्ण बड़ा, सबसे बड़ी भुजा रहेगी। देखिए यहाँ पे 90 अंश के सामने यही कर्ण है हम लोग का ना, तो देख रहे हैं कि हम लोग को 12 सेंटीमीटर मिला है, तो ये 16 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का 20 सेंटीमीटर है, ये हमेशा सबसे बड़ी भुजा रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे BC का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात करके दिखा दिया, यही हम लोग हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है, ठीक है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग छठा वाले करने वाले हैं। और देखिए जैसे प्रश्न करा है ना वैसे हम लोग आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से ना 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। देखिए यहाँ पर एक दीवार हम बना देते हैं, चलिए इस तरह से एक दीवार हो गई और एक सीढ़ी है ना, जो बोल रहा है यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पे एक दीवार हो गया, दीवार से आपको एक इस तरह सीढ़ी हम लोग को लगाना है, ठीक है। और ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर हटाए हैं 25 डेसीमीटर हटाकर आप लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो सीढ़ी है ना उसकी लंबाई दिया 65 डेसीमीटर। चलिए जैसे दिया हुआ वैसे हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को दिया था 65, देखिए चित्र हम लोग को कुछ इस प्रकार बना। देखिए हम लोग को बोला था ना कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी है तो इसी तरह हम लोग सीढ़ी लगाते हैं। आप तो ऐसे एकदम खड़ी खड़ी सीढ़ी तो नहीं लगाते हैं, इसी तरह लगाएंगे सीढ़ी। दीवार था तो इस पर सीढ़ी लग गया, ठीक है। और 25 डेसीमीटर हटाकर दीवार ये हो गया, दीवार से हमने 25 डेसीमीटर हटाकर यहाँ पे सीढ़ी लगा दिया, ठीक है। दीवार के आधार से, दीवार का जो आधार है, आधार मतलब यह सबसे निचली किनारे को बोलते हैं आधार और सबसे ऊपरी किनारों को बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि आधार से सीढ़ी के ऊपरी सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब दीवार का आधार यही हो गया और सीढ़ी सबसे ऊपरी ऊंचाई यही है, ठीक है। ये हम लोग का जो ये हम लोग का है सीढ़ी है, ठीक है। इसी की सबसे ऊपरी ऊंचाई यही है, मतलब इसी को हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम लोग इसकी ऊंचाई मान लेते हैं ये अच्छा है, ठीक है। जो दीवार है हम लोग का, ये हम लोग का दीवार है, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पर हम लोग का बन रहा है 90 अंश का कोण, ठीक है। दीवार के साथ ही 90 अंश का कोण बनेगा। चलिए बाकी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं और इसकी ऊंचाई जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं गोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग यही है हम लोग का, तो हो जाएगा 65 का वर्ग, ठीक है। और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग लिख देंगे, मतलब 25 का वर्ग लिख देंगे आप, ठीक है, प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो हम चलिए 65 का वर्ग और 25 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 65 में 65 का आप गुणा करेंगे ना, वर्ग मतलब इसका 2 बार गुणा, 2 बार जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4125। आप गुणा अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। 65 में 65 गुणा करेंगे तो 4125 मिलेगा, ठीक है। और 25 का वर्ग होता है 625, मतलब 25 का आप 2 बार गुणा कर देंगे तो आपको 625 प्राप्त होगा, ठीक है, बराबर एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग को जिस चीज़ को ज्ञात करना रहता है बराबर को उधर सिर्फ वहीं रखते हैं, बाकी जो चीज़ें वो बराबर के इधर भेज देते हैं। तो ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 41 25 ऋण 625, ठीक है, बराबर यहाँ पे एच स्क्वायर हम लोग को बचा हुआ है।
तो चलिए यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे, देख रहे हैं 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक यहाँ से ले लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 चला गया तो 6 5 11 होता है, तो यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कितना बचा, 6 5 11, यहाँ पे 3 बचा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ पर ना 2 आएगा, ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया था, 4225 आएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग घटाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 12, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 12 हो जाएगा, 80 लेंगे तो, और इसमें से 6 चला जाएगा तो हम लोग को बचेगा कितना, 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 बचा तो 36 हो गया, और ये 25 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे 6 6 का 36 होता है, तो 6 और 60 हो जाएगा, है ना। ये 60 का जब वर्क करेंगे ना, तो देखिए 6 का वर्क करेंगे तो 6 जाएगा 36, और 1 0 है तो 2 0 आ जाएगा, वर्क करेंगे तो हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग का एच का वैल्यू मिलेगा 60, ठीक है। एच बराबर मिला ये हम लोग का 60, यहाँ पे डेसी मीटर, यही जो हम लोग का दिया था डेसी मीटर, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एच बराबर हमको मिला 60 डेसी मीटर, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या है, दीवार की ऊंचाई, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दीवार की ऊंचाई हम लोग को कितना मिली, 60 डेसी मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं एच बराबर हमको मिला 60 डेसी मीटर। इस तरह से हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है 26 मीटर लंबा एक तार है, ठीक है, कोई तार है 26 मीटर लंबा है, जिसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खम्भे के ऊपरी सिरे से बंधा है ना, कोई खम्भा है ना, उसके ऊपरी सिरे से वो तार बंधा हुआ है, तथा दूसरा सिरा जमीन में गड़ा हुआ है ना। चलिए खम्भा से ऊपरी सिरा 24 मीटर ऊंचे खम्भे से लगा हुआ है, ठीक है, ऊपरी सिरा, और एक निचला सिरा है जो ज़मीन में गड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा सिरा। ज़मीन पर खम्भे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग करने वाले हैं हल 7वां वाले को। देखिए जैसे पहले प्रश्न दे रहा है ना, वैसे एक चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 26 मीटर लंबा तार है जो एक 24 मीटर ऊंचे खम्भे से लगा हुआ है। चलिए एक खम्भा बना देते हैं। देखिए इस तरह से एक खम्भा हो गया, है ना, और इस तरह से तार है वो ज़मीन पर लगा हुआ है ना, और यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमने बना दिया। देखिए यहाँ पे यह खम्भा है, खम्भा जो है वो 24 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और यहाँ पे जो तार है वो 26 मीटर लंबा है, 26 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यही हम लोग को ज्ञात करना है, ज़मीन पर खम्भा, जो खम्भा है जो ज़मीन पर है, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, और तार का निचले सिरे, देखिए तार का यहाँ ऊपरी सिरा खम्भा के सबसे ऊपरी सिरे पर बंधा था, और निचला सिरा यहाँ पर बंधा हुआ है, कहीं ज़मीन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनेगा हम लोग का 90 अंश का कोण। तो यही हम लोग को ज्ञात करना है कि जो ज़मीन का पर खम्भा है, जो ज़मीन पर खम्भा यहीं पर है, ठीक है, और जो तार का जो ऊपरी सिरा तो यहाँ पर बंधा हुआ है, निचली सिरा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी के बीच की दूरी हम लोग को यही ज्ञात करना है ना। चलिए ये जो है यह हम लोग का है, यहाँ पर हम लोग का ये तार है, ठीक है, और यह जो चीज़ है ना, यह है हम लोग का खम्भा, ठीक है, लिख देते हैं खम्भा, खम्भा है हम लोग का, ठीक है। और यहीं से इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो हम लोग ज्ञात करेंगे इसे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यह हम लोग का x मीटर है ना। चलिए x मीटर है, इसका हम लोग वैल्यू अभी ज्ञात कर लेंगे। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हम लोग जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग है ना, इसका वर्ग कर देंगे 26 का वर्ग, और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इसका वर्ग होगा 24 का वर्ग, ठीक है। चलिए हम लोग 26 का जब वर्ग करेंगे आप ना, तो 26 का वर्ग होता है 676, ठीक है, और x स्क्वायर को इसी तरह नहीं देंगे, इसका हम लोग को वैल्यू याद करना है। बाकी 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है, 576, यह 24 का वर्ग हमने लिख दिया, यहाँ पे 26 का वर्ग, और x स्क्वायर इसी का हम लोग का वैल्यू याद करना है। तो ये प्लस में है तो इधर भेज देंगे माइनस में, ठीक है, 676 माइनस 576 बराबर x स्क्वायर। तो देख रहे हैं 676 में से 576 आप घटा देंगे, 76 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा, मतलब 100 बचेगा हम लोग का ना, x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 100 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 का वर्ग, ठीक है, बराबर x का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है। देख रहे हैं बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर भी 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ बराबर हो जाएगा, मतलब हम लोग को x बराबर मिला 10, ये यहाँ पे मिलेगा मीटर, मतलब कि
जो तार है, तार का जो निचला सिरा है और उसके खम्भे की जो निचला सिरा है उसके बीच की दूरी हम लोग को जो x मीटर है, ये कितना है हम लोग का 10 मीटर। तो x बराबर यहाँ पे लिख देते हैं हम 10 मीटर, ठीक है। और चलिए इसको हम लोग लिख भी देते हैं, है ना, ज़मीन पर लिख देते हैं, ज़मीन पर खम्भे खम्भे और जैसे दिया वैसे हम लोग लिख देते हैं, और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का उत्तर बन गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए, है ना। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8वां वाले को। पाइथागोरियन त्रिक बनाने के लिए ना, चलिए हम लोग को जो पहला दिया हुआ है, पहले वाले को पहले हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 3 4 5, यहाँ पर ये तो हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को बनाना है कि 3 और बनाना है। देखिए कोई भी इस तरह त्रिक आपको दे देना, पहले देख लेते हैं कि ये त्रिक मतलब जो दिया हुआ है पाइथागोरियन त्रिक ये सही है कि नहीं। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए 3 4 5 दिया है ना, 3 4 5 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें से, कर्ण यही है हम लोग का, है ना, 5 है। तो देखिए तो हम लोग जानते हैं कि इसका वर्ग होगा 25, है ना। 5 का जब वर्ग करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 25। अच्छा शेष दोनों को वर्ग करके हम लोग जोड़ दें। तो चलिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे 4 चौको 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, है ना, इन दोनों शेष भुजाओं को जोड़ते हैं। 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस कितना 3 3 9, 16 में आप 9 जोड़ देंगे तो आपको 25 मिलेगा। देख रहे हैं ना, 25 बराबर 25, मतलब ये LHS और राइट हैंड साइड हम लोग को दोनों बराबर मिला, तो मतलब ये सही में पाइथागोरस त्रिक है। और देखिए जब इससे पाइथागोरस त्रिक आपको दूसरा बनाना रहेगा ना, जैसे 3 4 5 तो आपको दिया हुआ है, तो देखिए त्रिक बनाने के लिए ना, जैसे कि यहाँ पर आप कोई संख्या से इसमें गुणा कर दीजिए तीनों में। चलिए हम 2 से गुणा करके तीनों में आपको और हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए जब आप इसमें 2 से आप गुणा कर देंगे ना, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, यह 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8 और 5 दूना 10 हो जाएगा। अच्छा तो ये हम लोग का जो ये अब हम लोग को प्राप्त हुआ, ये पाइथागोरस त्रिक बना कि नहीं, ठीक है। तो चलिए एक बार करके दिखा दें। देखिए सबसे बड़ी भुजा तो यहीं रहेगी, कर्ण यहीं हम लोग का हो जाएगा। जब हम लोग इसका 10 का वर्ग करेंगे ना, तो हम लोग को मिलेगा 100, ठीक है, 10 का वर्ग होता है 100। बाकी चलिए इन दोनों का भी हम लोग हल करते हैं। देखिए शेष दोनों भुजाओं को इनको भी वर्ग करके हम लोग जोड़ दें, 6 का वर्ग करेंगे और प्लस 8 का वर्ग करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज रहता है इस तरह से ना, 90 अंश का रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मान लेते हैं A है, यहाँ पे B भुजा, यहाँ पे C है, तो जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है इसका वर्ग, है ना, शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, B² + C² हो जाएगा, यही होता है फार्मूला। तो हमने देखिए जो यहाँ पे कर्ण है उसको तो हमने कर लिया, ठीक है, तो इसका वर्ग करके हमने लिख लिया 100, और जो शेष दोनों भुजा बची है इन दोनों का हम लोग वर्ग करेंगे। देखिए 6 6 36 होता है और प्लस 8 64 होता है। तो देखिए इसमें हम लोग जोड़ेंगे 6 4 10 को 0 हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10, देख रहे हैं ना 100 मिल रहा है हम लोग को। इसी तरह समझ लेंगे। देखिए इसमें 2 से गुणा कर दिया तो एक पाइथागोरस त्रिक मिला, 3 से करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए 3 से आपको करके दिखाते हैं। देखिए 2 से हो गया, 3 से करके दिखाते हैं। देखिए 3 से आपको पहले दिया था 3 4 5 ही दिया हुआ है ना, 3 4 5। अब इसमें जब हम लोग 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, और 4 3 12 हो जाएगा और 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। और कर्ण तो हम लोग का यहाँ पर यही बनेगा। चलिए 15 का जब आप वर्ग करेंगे ना तो आपको 225 मिलेगा, ठीक है, 15 का वर्ग होता है 225, और शेष दोनों भुजा यही दोनों बचा है, इन दोनों का भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए जब इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे आप 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग आपको करना है, ठीक है। तो जब आप 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 होता है, और प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो आपको 144 मिलेगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है और एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो 5 हो गया, ठीक है। और देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 को 2 हाथ में लगा, कितना 1 लगा, और एक यहाँ पर है 2, देख रहे हैं ना 225 फिर आपको मिल गया, ठीक है। तो यह मतलब पाइथागोरस त्रिक बन रहा है ये सब, ठीक है। 2 का 3 का गुणा करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम इन तीनों का हम लोग लिख लेते हैं कि 3 पाइथागोरन, जैसे दिया हुआ वैसे हम लोग लिख लेते हैं। पाइथागोरियन त्रिक दिया हुआ है तो इसे लिख लेते हैं पाइथागोरियन त्रिक, ठीक है। चलिए बस इसमें से हम लोग जानते हैं, देखिए एक तो हो जाएगा, चलिए ABCD करके लिख देते हैं। देखिए एक तो ये बन जाएगा, इसमें हम लोग 2 से सब में गुणा कर दे रहे हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, और कितना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। एक ये बना। चलिए
इस तरफ बी लिख देते हैं, यह बनेगा हम लोग को, चलिए 3 से गुणा कर देते हैं। सब में देखिए, सब में अब हम लोग 3 से गुणा करेंगे ना, तो देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है 9, और फिर 4 तिहाई 12 बनेगा, और 5 तिहाई 15 बनेगा, ठीक है। चलिए सी में लिख देते हैं, चलिए अब हमने 3 से गुणा कर दिया, 4 से कर देते हैं, 4 तिहाई 12 बनेगा, है ना, और यहाँ 4 चौको 16 बनेगा, 4 5 20 बनेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप करेंगे ना, जैसे 20 है, 20 का वर्ग करेंगे 400 होगा ना, 20 का वर्ग करेंगे तो आपको 400 प्राप्त होगा। तो जब आप 12 का वर्ग करके और 16 का वर्ग करके जोड़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पे 400 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से यह हो गया। चलिए सेकेंड वाला जितना दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं 5 दिया हुआ है, और 13 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना, और 13 दिया हुआ है। इसको भी लिख लेते हैं के 3 पाइथागोरियन त्रिक। देखिए अब देखिए इसको भी अगर हम लोग को जांच करना रहेगा ना, तो चलिए एक बार हम जांच करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 5 और 12 और 13 दिया हुआ है ना, लिख देते हैं यहाँ पे 5 12 13। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर कोई समकोण त्रिभुज रहता है ना, समकोण त्रिभुज रहता है तो देखिए ये वाला बनता, कर्ण क्या बनता, 90 अंश के सामने ही 13 बनता, और बाकी इससे इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी 5 हो सकता है, कोई 12 होगा, ठीक है। इस तरह हो गया। लेकिन हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग करते हैं, तो जैसे इसका जब हम लोग वर्ग करते हैं 13 का वर्ग करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 169, ठीक है, यही मिलेगा। और अब इन शेष दोनों का वर्ग करके हम लोग जोड़ लें, देख लें सही आ रहा है कि नहीं। तो जब हम 12 का वर्ग करेंगे ना और प्लस 5 का वर्ग, चलिए जोड़ेंगे, तो 12 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 144, ठीक है, और प्लस 5 का वर्ग 25। थोड़ा जोड़ने पर यही चीज़ आना चाहिए, तभी ये पाइथागोरियन त्रिक होगा। 4 5 5 4 9 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे जोड़ते हैं 4 2 6 हो गया, और एक यहाँ पर है, तो देख रहे हैं ना 169 आ रहा है, मतलब पाइथागोरियन त्रिक है यह है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुणा करके 3 से गुणा करके बस लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए वाला लिख देते हैं, यहाँ पे 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, और 12 दूना 24, ठीक है, और 13 दूना हो जाएगा 36, ठीक है, 26 हो जाएगा, 13 दूना 26। चलिए इस तरह से हो गया। और आ जाते हैं बी वाले पे। चलिए अब इसमें हम लोग कितना का 3 का गुणा कर दें, है ना, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 12 4 32 36 हो जाएगा, और 13 3 39 होता है, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। और बाकी सी लिख देते हैं, इसमें हम लोग सब में 4 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 4 5 20 होता है, ठीक है, और 12 3 36 12 4 48, 12 4 48 होता है ना, तो 48 लिख लेते हैं। और जब 13 का आप 4 बार गुणा कर देंगे तो 13 चौको 52 होता है, तो 52 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया हम लोग का 3। चलिए अब तीसरे वाले को कर लेते हैं। यहाँ पे 8 और 15, यहाँ पे 17 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 15 17 के 3 पाइथागोरियन त्रिक। चलिए इसको भी ABCD नामकरण कर लेते हैं, और हम लोग सबका गुणा कर लेते हैं। देखिए जब हम लोग आप 2 का पहले गुणा करते हैं, और देखिए अगर इसका चेक करना रहेगा तो हम चलिए एक बार चेक करके भी आपको बता देते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है तीसरा वाले में, यही दिया हुआ है ना, 8 15 और 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लें कि यह पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण यही है, 17 है, तो 17 का हम लोग वर्ग लिख देंगे, 17 का वर्ग लिख देंगे। जब आप 17 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 289 मिलेगा, ठीक है। और फिर अब देखिए इसका तो हमने लिख लिया कर्ण का, बस बाकी जो शेष बच रहा है इन दोनों का वर्ग करके हम लोग जोड़ लें, देखेंगे आ रहा है कि नहीं सही। तो 8 का वर्ग करेंगे और प्लस 15 का वर्ग करके हम लोग जोड़ेंगे, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64 होता है, 15 का वर्ग करेंगे तो आपको 225 प्लस यहाँ रहेगा 225 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें, और यहाँ पे देखिए 5 है 4 5 4 9 होता है, और 6 2 8 होता है, यहाँ पे 2 हो गया, देख रहे हैं ना 289 हमको मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है, यहाँ पे मिला। तो हम लोग इसमें भी क्या कर लें, 2 का गुणा कर लें, 3 का गुणा कर लें, इसी तरह करके इसको भी हम लोग हल कर लें। देखिए तो जब इसमें हम लोग आप 2 से गुणा करेंगे ना, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 15 दूना 30 होता है, ठीक है, और 17 दूना 34 होता है, 17 दूना 34, ठीक है। चलिए इसी वाले पे आ जाते हैं। 8 तिलिके 24 होता है, 8 तिलिके 24 ना, और 15 तियाँ 45 होता है। और देखिए और 17 का जब आप 3 बार गुणा करेंगे, 17 तियाँ 51 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 51। चलिए डी वाले पे आ जाते हैं, और 8 अब 4 बार गुणा कर देते हैं, 8 चौको 32 हो जाएगा, ठीक है, और 15 को 32 यहाँ पे चौको 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो गया। और जब आप 17 का हम लोग को कितना 4 से गुणा करना है ना,
तो 7 चौक 59 होता है, तो 59 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सबके 3-3 ट्रिक लिख दिए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया है, निम्नलिखित में थे पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए, है ना। 2 पाइथागोरियन त्रिक होगा ना, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं 9 वाले को। तो पहले हम लोग चेक कर लें कि इसमें कौन कौन पाइथागोरियन त्रिक है और कौन कौन नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए तो हम लोग पहले वाले को चेक करते हैं। देखिए पहला वाला हम लोग को दिया हुआ है 5, 12, 13। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा इसमें 13 है ना। 13 का हम लोग वर्क करेंगे। अब जब 13 का वर्क करेंगे तो हम लोग जानते हैं कितना आएगा, 169 आएगा। ठीक है, इतना मिल गया हम लोग को, मतलब कर्ण का वर्क कर दिया तो हम लोग को इतना मिल गया। ठीक है, और जो शेष दोनों भुजाएं हैं उन दोनों का हम लोग वर्क करके देख लेते हैं। 13 का वर्क कर दिया हमने 12, और अब हम लोग को चेक करना है कि 5 का वर्क करके और हम लोग 12 का वर्क करके जोड़ेंगे, है ना। अगर इतना आ गया तो ये हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक बनेगा, और नहीं आया तो नहीं बनेगा, है ना। तो जैसे 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं। देखिए 5 4 होता है 9, 5 4 9 हो गया, और 4 2 6 हो गया, और 4 2 6, और यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे बना 100 हम लोग को 69। देख रहे हैं ना, इसका जो 13 का वर्ग है इससे दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मिल रहा है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे जो 13 का वर्ग है यहाँ पर मिलेगा 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग, यह तीनों मिलना चाहिए, है ना। इस तरह से जो मिला वो हम लोग का सही बनेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर मिल गया था, तो ये हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक बनाते हैं। हम लोग का पहला वाला का उत्तर ये हम लोग का हो जाएगा। जो हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक मिला उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5, 12 और 13। ठीक है, ये वाला बना था। चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले को चेक कर लेते हैं। देखिए सेकेंड में हम लोग को दिया हुआ है 7, 8 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा यही है ना 15 का हम लोग वर्क करेंगे तो यह मिलेगा हम लोग को 225। ठीक है, तो इन दोनों का भी हम लोग वर्क करके जोड़ लेते हैं, देख ले रहे हैं इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 7 7 49 होता है, और कितना 8 64 होता है। तो ऐसे ही देख रहे हैं कि जोड़ने पर इतना नहीं आ पाएगा, है ना। तो जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 9 4 13 को 9 4 13 होगा ना, 13 को 3 हाथ में लगा 1, और देखिए 6 4 10 1 11, यह इतना बना जो कि इसके बराबर नहीं है ना। मतलब 15 का वर्ग कर्ण का वर्ग है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ये हम लोग को नहीं मिला। ठीक है, तो ये हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक नहीं बना, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए थर्ड वाले को हम लोग चेक कर लेते हैं। तीसरा नंबर पे हम लोग को दिया है 6 7 8 है ना। चलिए 6 7 8 है, तो इसमें हम लोग को कर्ण कौन बनेगा, यही ना बनेगा, 8 ही बनेगा। तो 8 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 8 64 बन जाएगा। ठीक है, और शेष दोनों भुजाओं का हम लोग वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो 6 6 का 36 और 7 7 49, हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं ना यहीं पर 4 3 7 अधिक हो रहा है। ठीक है, यहीं पर नहीं बनेगा। ये देखिए 6 में यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 15 को 5 हाथ में लगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8, यहाँ पर हम लोग का आया 85, है ना, जो कि आना चाहिए था 64, लेकिन आ गया 85। मतलब 8 का वर्ग है 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग के बराबर नहीं मिला, तो ये हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक नहीं बना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। चौथे वाले को चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 8 15 17, तो लिख लेते हैं 8 15 17। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा यही हम लोग का है, तो इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे 17 का वर्ग तो मिलेगा हम लोग को 289 मिलेगा, है ना। 17 का वर्ग करेंगे तो, और इन दोनों का हम लोग वर्ग करके जोड़ लेते हैं। जब 8 का हम लोग वर्ग करेंगे प्लस 15 का वर्ग करेंगे 8 64 होता है, और 15 का वर्ग 225 होता है। जोड़ रहे हैं, देखिए 5 4 9 होता है। ठीक है, 6 2 8 होता है, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही। तो देख रहे हैं कि हाँ ये वाला तो बराबर आया, तो इसको हम लोग अपने कापी पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो 17 का वर्ग है ना, वह 8 का वर्ग प्लस 15 के वर्ग के बराबर ही हम लोग को मिला था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी कापी पे लिख लेते हैं। चलिए तो चौथे वाले को हम लोग को लिखना है। देखिए 8 15 17 यह पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं, पाँचवें वाले को चेक कर लेते हैं। देखिए पाँचवा में दिया हुआ है 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा यही 5 है, 5 का वर्ग करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, बाकी इनको हम लोग वर्ग करके जोड़ते हैं, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 4 9 होता है, और 4 चौको 16 होता है। 16 4 16 में आप जब 9 जोड़ेंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा 25।
ठीक है, जो कि इसके बराबर मिल गया, दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक बना। 5 का जो वर्ग होता है 4 का वर्ग प्लस 3 के वर्ग के बराबर मिला, है ना, मतलब कर्ण का वर्ग। मतलब अगर इस तरह त्रिभुज रहता, यहाँ पे 90 अंश का कोण रहता है, तो यहाँ पे सामने वाली भुजा क्या है 5 है हम लोग का, बाकी इसमें से कोई हो सकता है 4 3, है ना, 1 2 यही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यहाँ पे मिला हम लोग को, तो हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक बना। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बना 3 4 5। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है, सत्यापन कीजिए कि कोई n विषम संख्या है ना, विषम संख्या है तो n और n स्क्वायर माइनस 1/2 कामा n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को 3 संख्याएं दी गई हैं। देखिए यहाँ पे n दिया हुआ है, फिर कामा देकर ये वाली संख्या, यहाँ पे 3 संख्याएं आपको दी गई हैं। मतलब जिस तरह से यहाँ पर हम लोग को पहले प्रश्नों में अंक दिया रहता था, इस तरह से हम लोग को यहाँ पे अक्षरों में मतलब चर बना कर दिया हुआ है ना। n यहाँ पे चर है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो n एक विषम संख्या है। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 10 वाले को। यहाँ पर हम लोग ना पहले ज्ञात कर लें कि इसमें से हम लोग का कर्ण कौन सा बनेगा। हम लोग ऐसे देखकर तो बता नहीं पाएंगे कि कौन सा कर्ण बनेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया n एक कोई विषम संख्या है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को कर्ण बनाने के लिए ना, यहाँ पर इन तीनों संख्या में पहले हम लोग कर्ण का वर्ग करेंगे, फिर जो शेष दोनों भुजा बचेगा उसका हम लोग वर्ग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं, देखिए कर्ण कौन बनेगा। 10 वाला में आपको दिया हुआ है n दिया हुआ है, कामा n स्क्वायर ऋण 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2, यही दिया हुआ है हम लोग को संख्या। तो देखिए कर्ण इसमें से देखिए हम लोग n कोई विषम संख्या रखना है, आपको यहाँ पर दिया हुआ विषम संख्या मान लेते हैं। ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि n बराबर 3 है ना, 1 3 ये सब विषम संख्या में आएगा, तो हम n बराबर हम 3 मान ली। चलिए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करके हम लोग को घटाना है, तो जब 3 में से आप वर्ग करेंगे ना, 3 तिहाई 9 होगा, 9 में से घटा देंगे और अभी बटा 2 है। यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 प्लस 1 हो जाएगा बटा 2, यहाँ पे 3। यहाँ पर जब हम लोग इसमें से घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे आप, तो 8 मिलेगा, 8/2। यहाँ पे 9 1 10/2। फिर देखिए 3, यहाँ पे मिल गया 4 है, यहाँ पे भाग दे देंगे आप तो मिलेगा आपको 5। तो देख लेना इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सा प्राप्त हो रहा है आपको, यही प्राप्त हो रहा है, जो सबसे लास्ट वाला यही वाला कर्ण हम लोग का बनेगा। बाकी इसमें से कोई भी हो सकता है, मतलब इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, ठीक है। बाकी किस तरह से हमने किया आपको करके दिखाया। चलिए अब हम लोग जान गए कि कर्ण कौन है। अब देखिए कर्ण का वर्ग हम लोग लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, या फिर एक त्रिभुज बनाकर ये दिखा देते हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए इस तरह से हमने बना दिया त्रिभुज। यहाँ मान लेते हैं 90 अंश का कोण है, ठीक है, और ये वाला हम लोग का बनेगा ये n स्क्वायर प्लस 1/2, और यहाँ पे शेष दोनों बनेगा, मान लेते हैं ये यही n बनेगा और यही n स्क्वायर n माइनस 1/2। और हम लोग को ये सिद्ध करना है कि पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। मतलब इसका जब वर्ग करेंगे इस दोनों के वर्गों के योग के बराबर आना ही चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग कह पाएंगे कि हाँ ये पाइथागोरियन त्रिक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग को इसका हम लोग कर लेते हैं वर्ग n स्क्वायर प्लस 1/2 का, तो n स्क्वायर प्लस 1/2 और कोष्टक में 2 घात है ना, इसका वर्ग कर्ण जो है 90 अंश के सामने यही हम लोग का कर्ण बन रहा है, तो इसका वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर ऋण 1/2 पर इसका भी वर्ग है ना। देखिए यहाँ पे n था तो n का हमने वर्ग कर दिया, जो दूसरी संख्या था उसका भी हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये हम लोग सब कर रहे हैं, प्रमेय से, ठीक है। और देखिए हम लोग ना यहाँ पर देखिए LHS को इसी तरह रहने दे रहे हैं, जो राइट हैंड साइड है इसको हम लोग हल कर ले रहे हैं। इसको हम लोग हल करेंगे, अगर ये चीज़ आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ सही है, ये पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं आएगा तो नहीं कह देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। राइट हैंड साइड हम लोग को जो दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऋण 1/2 का वर्ग। तो देखिए तो यहाँ तो n स्क्वायर ही रहेगा, बाकी देखिए यहाँ पर वर्ग का है तो अंश में भी वर्ग हो जाएगा, हर में भी वर्ग हो जाएगा, ये सब हम लोग घातांक के नियम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए घात 2 लगा है तो ये अंश में भी आ जाएगा और हर में भी आ जाएगा, तो n स्क्वायर ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा, और जो नीचे 2 है इस पर भी ये वर्ग लग जाएगा, ठीक है, बराबर। देखिए n स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे अंश में, देखिए n स्क्वायर ऋण 1 का वर्ग है ना, a माइनस बी का वर्ग हम लोग जानते हैं कि a का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग लिख ही देते हैं, n स्क्वायर ऋण 1 का वर्ग है बटा यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया n स्क्वायर, और देखिए प्लस यहाँ पे बटे 4 तो ये तो रहेगा ही। अब इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर होता है फार्मूले में
तो n का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो उसी पर हम लोग रख के इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पर हम लोग का क्या है, एक है, एक का वर्ग करेंगे तो अभी भी आपको एक ही प्राप्त होगा। फिर फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 फार्मूला से 2ab होता है, तो देखिए 2 हो गया और ab, तो यहाँ पर एक एन स्क्वायर लिख देते हैं और एक का गुणा करेंगे तो यही संख्या ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आए हम लोग का, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको ओवरऑल करते हैं, एन स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे घात पर जब घात रहता है तो आपस में उसका गुणा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा एन पे घाते 4, ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4 प्लस 1 ऋण 2n स्क्वायर, यहाँ पे बटे 4 भी है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग के पास 2 संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का लसागु कितना हो जाएगा, हम लोग का 4, यहाँ पे बटे 1 बना सकते हैं, ठीक है। 1 और 4 का लसागु कितना 4, और 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का n में इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में 4 भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, जो चीज़ है वो पूरा उतर जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 ऋण 2n स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कुछ जोड़ घट रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, देखिए n स्क्वायर ए भी है, n स्क्वायर ए भी है, लेकिन ये प्लस में या माइनस में है तो घट जाएगा, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे 4 घात था, यहाँ पे 4 घात था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे n पे घाते 4, ठीक है, प्लस 1, यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस में है और 2n स्क्वायर माइनस में है ना, तो प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला अधिक है तो यहीं बच जाएगा, 2n स्क्वायर हम लोग का बचेगा, और बटे में हम लोग का 4 बचा हुआ है, ठीक है। और देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा, अब देखिए ये हम लोग का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के फार्म में हो गया है ना। बाकी देखिए इसको हम किस तरह बनाते हैं, देखिए यहाँ पे n के घाते 4 है ना, तो यहाँ पे n के घाते 2 हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो 2 दूना 4 यही हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर एक ही रहने देते हैं या एक का वर्ग लिख देते हैं ताकि आसानी समझ में, प्लस देखिए यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, और गुणते n स्क्वायर लिख देते हैं और गुणते 1 भी लिख देते हैं ना। बाकी देखिए इसका गुणा कर देंगे ना 2n स्क्वायर का, तो यही मतलब है, यही आ जाएगा, और बटे, और जो 4 है इसको हम लोग लिख देते हैं 2 पे घाते 2, है ना। अभी 2 का 2 बार गुणा कर देंगे तो यही 4 वापस आ जाएगा। अब देखिए बाकी हम लोग यहाँ पे देखिए n का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab जैसा हो गया ना, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और देखिए a की जगह यह हो गया और b की जगह यह, तो ये हम लोग का फार्मूला बन गया है ना। तो यहाँ पे बना n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सब में प्लस है तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला बना n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं इस पर भी घात है, इस पर भी सेम घात है, तो यह दोनों एक में ही हो जाएगा, बराबर कितना n स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 पर पूरे पर घात कितना 2 चढ़ जाएगा, है ना। यह किस घातांक के नियम से हो रहा है, चलिए घातांक का वो नियम लिख देते हैं। देखिए हम लोग जानते थे कोई संख्या है उस पर घात ही है, ठीक है, a पे घात n है और भागा b संख्या पर घात n है ना। अलग अलग संख्या है लेकिन घात सेम है, तो हम लोग जानते थे कि a बटा b हो जाएगा और जो घात है वो घात लग जाएगा, ठीक है, यही होता है नियम। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग था, a पर घात 2 था और b पर जो हर में था उस पर घात 2 था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों को a बटा b था तो a बटा b हमने लिख दिया और घात जो था वो हमने घात लगा दिया। और बाकी देखिए यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 का वर्ग, देखिए n स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 का वर्ग, एकदम सेम चीज़ आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको एक बार और हम बता देते हैं कि कैसे, देखिए हमने किया, देखिए यहाँ पर दिया था कि इस संख्या को पाइथागोरियन त्रिक हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। तो पाइथागोरियन त्रिक सिद्ध करना था तो हमने आपको बताया किस तरह से विषम संख्या मानकर कोई हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हम लोग को पता चला कि ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसका जो वर्ग है, इस संख्या का जो वर्ग है वो दोनों का वर्ग, जो शेष दोनों संख्याएं बच रही हैं ये वाली और ये वाली ना, इन दोनों का वर्ग करके यदि हम जोड़ दें तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने जैसे ये चीज़ तो आना ही चाहिए, है ना, तभी ये पाइथागोरियन त्रिक बनेगा। तो जो ये कर्ण वाली संख्या का वर्ग था, है ना, इसको हमने इसी तरह रहने दिया, और जो लेकिन जो शेष दोनों संख्याएं थी इसका वर्ग हमने इस तरह से हल कर दिया, a स्क्वायर इसका n का स्क्वायर लिखा प्लस ये दूसरी वाली संख्या का वर्ग किया, फिर दोनों पे हम लोगों ने घात ला दिया, ठीक है, दोनों को अलग अलग वर्ग किया, फिर इस तरह से हमने हल कर दिया, ठीक है। हल करने के बाद हमने जोड़ने घटाने के बाद इसको पाया, ठीक है, और अंत में हम लोग को देखिए जो हम लोग का कर्ण था वही हम पा लिए, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 का वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से बराबर यहाँ पर अगर लास्ट हम लोग को लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है, और लिख भी देंगे अतः दी गई संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है, संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है, त्रिक है,
इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।